नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक्स से संबंधित, यानी कि यहाँ पर आज हम इकोनॉमिक्स का पार्ट चालू करेंगे और जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वह देखेंगे कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हम यहाँ पर विवेचना करेंगे और यहाँ पर उद्योगों को भी हम लेकर साथ में चलेंगे और उद्योग का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो आर्थिक स्थिति की अध्ययन करने से पहले जो हम चीज़ पढ़ना चाहते हैं या जो चीज़ हमारे सामने आती है दोस्तों वह आती है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी की दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, जैसा कि आप जानते हैं यह न केवल मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बल्कि भारत के रिस्पेक्ट में भी जीडीपी से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं जीडीपी की तरफ। और जीडीपी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जीडीपी के संदर्भ में एक बात आती है और वह ये कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना या एक जरिया है तथा भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करके चलिए कि जो जीडीपी की जो गणना है वह भारत में वह प्रत्येक तिमाही में यानी कि कितने हर 3 महीने में की जाती है। जैसा कि अभी आपको दोस्तों ध्यान होगा, प्रेजेंट में जो भारत की जीडीपी की गणना हुई थी वह -23.9% चली गई थी, तो लोग काफ़ी हल्ला मचाए लगे थे। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि वो एक 3 माह का डेटा दिया था उन्होंने, ना कि साल भर की जीडीपी की उन्होंने गणना की थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक तिमाही पे इसकी गणना की जाती है, यानी कि साल भर में 4 बार इसकी गणना होती है। आगे चलिए, जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। यह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके चलिए कि जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जीडीपी को आपका पूरा पॉइंट को क्लियर करता है यहाँ पर कि देखिए अब उत्पादन किस क्षेत्र पर निर्भर करता है वह देखते हैं। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग व सेवा, यह 3 प्रमुख घटक आते हैं। जी हाँ, ये 3 प्रमुख घटक आपने देखे। पहला आपका आता है कृषि, जिसको कि आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा आपका आता है उद्योग, जिसको कि आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तथा तीसरा आता है आपका सेवा यानी कि सर्विसेज, जिसको कि आप टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। और इसी प्रकार से आप जो जान पाते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, उद्योग को बोलते हैं आप सेकेंडरी सेक्टर और सेवा को बोलते हैं आप टर्शरी यानी कि तृतीयक सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों में जो उत्पादन होता है उसी के आधार पर जीडीपी का निर्धारण होता है। यह राज्य के स्तर पर भी होती है तथा भारत में भी इसी के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ये तो बात हुई दोस्तों जीडीपी की। अब जीडीपी के बाद हम चर्चा करते हैं जीडीपी को भी मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 2 प्रकार से, कितनी तरह से, 2 तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। पहला होता है जीडीपी स्थिर मूल्यों पर और तथा दूसरा आता है जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब देखें दोस्तों, जीडीपी में हमको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि मुख्य हमारा जो टॉपिक यहाँ पर मध्य प्रदेश का हम लेके चल रहे हैं वह हमको उद्योगों से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जीडीपी को लेकर प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो ऊपर हम थोड़ा सा हल्का लेके चलेंगे। चलिए पहले मैं बात करूँ जीडीपी स्थिर मूल्यों पर क्या होता है। देखें, जीडीपी की दर व उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है। थोड़ा सा डेफिनेशन पर गौर करेंगे आप। ये जीडीपी स्थिर मूल्यों पर क्या है? जीडीपी की दर व उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे उत्पादन की कीमतें महंगाई के साथ घटती और बढ़ती रहती हैं। अब यही पैमाना जो है यह निर्धारित करता है स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की गणना का। ठीक है, अब क्योंकि महंगाई की दर कभी कम होती है, कभी महंगाई की दर बढ़ जाती है, इसलिए इस महंगाई की दर को हम छोड़ देते हैं और एक आधार वर्ष में महंगाई की दर का एक बेस रेट तय कर लिया जाता है और उस बेस रेट के हिसाब से जीडीपी की जब गणना की जाती है तो वह गणना की जाती है स्थिर मूल्यों पर, यानी कि साल के पहले ही एक फिक्स्ड वैल्यू तय कर ली जाती है। उसके आधार पर उत्पादन की जब कीमतें तय होती हैं वह कहलाता है जीडीपी स्थिर मूल्यों पर। अब बात करूं अगर मैं आपसे जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर क्या होती है, तो प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी की अगर मैं बात करूं यानी कि इसमें उत्पादन वर्ष की महंगाई दर को भी शामिल कर लिया था। सॉरी, यहाँ पर डर लिखा हुआ है, ये दरअसल दर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने यानी कि जीडीपी स्थिर मूल्यों पर आपने महंगाई दर को शामिल नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर आपने महंगाई दर को भी शामिल कर लिया और जब आपकी महंगाई दर शामिल हो जाती है तब वह जीडीपी किस पर कहलाती है? प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी का निर्धारण कहलाता है दोस्तों।
तो यहाँ पर आपके हमने 2 पॉइंट समझे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के साथ हमने ये देखा 2 प्रकार से स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी की गणना किस प्रकार से की जाती है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर जीडीपी से संबंधित। तो पहला हम देखेंगे वर्ष 19-20 की चालू मूल्यों पर जीडीपी की मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। एसजीडीपी की बात कर रहा हूं, यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मैं यहां पर आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो 19 और 20 यानी कि वर्ष 19-20 के फिगर्स की कुछ हम चर्चा करेंगे। तो पहला है चालू मूल्यों पर मध्य प्रदेश की एसजीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहाँ पर? चालू मूल्यों पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो चालू मूल्यों पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो मध्य प्रदेश का जीडीपी तय किया गया था 19-20 में, ये था 9.62 लाख करोड़, ठीक है। कितना? 9.62 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.2% ज़्यादा है। कितने की वृद्धि हुई है इस बार की जीडीपी में? तो उन्होंने 14.2% की वृद्धि कब से? 2018-19 के डेटा से। चलिए अब अगर मैं 18-19 से 17-18 की डेटा की गणना करूं, यानी कि 17-18 में जो जीडीपी थी उसकी अगर मैं गणना 2018-19 से करूं, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है दोस्तों कितने? 7.4% की। कितना? 7.04% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। आगे अगर हम बात करें, ये तो अभी आपने देखा चालू मूल्यों पर एसजीडीपी की गणना की है। अगला हम देखते हैं प्रचलित मूल्यों पर एसजीडीपी गणना, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका जो डेटा है वह है 8.26 लाख करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 8.26 लाख करोड़ रुपए। यह प्रचलित मूल्यों पर मध्य प्रदेश का जीडीपी तय किया गया है 19-20 का। अगर हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, यानी कि हम नेट एसजीडीपी की बात करें, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो वह है 8.27 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निर्धारित किया गया है वर्ष 2019-20 को लेकर। याद रखेंगे, वर्ष 19-20 का मैं डेटा बता रहा हूं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे प्रश्न इस डेटा पर उठकर आ जाते हैं। तो याद रखना है आपको कि चालू मूल्यों पर कितना है, प्रचलित मूल्यों पर कितना है, तथा नेट एसजीडीपी मध्य प्रदेश का 19-20 का कितना आंका जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं चर्चा करूंगा आपसे जीडीपी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की, जो कि हम चर्चा करेंगे दोस्तों वर्ष 2018 और 19 के डेटा की मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। 19-20 का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसकी गणना नहीं हो पाई है, क्योंकि आप जानते हैं राजनीतिक उठापटक हो गई थी मध्य प्रदेश में, और पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और अभी भी जो सरकार है वो अस्थिर है, ठीक है। तो अभी भी इस मध्यावधि चुनाव होने हैं, जैसा आपको ज्ञात है 27 सीटों पर। तो इसी वजह से 2019-20 का अभी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है दरअसल, क्योंकि सरकार भी अस्तित्व में नहीं थी। तो बात करूंगा मैं आपसे अब एसजीडीपी की, यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। मध्य प्रदेश तथा भारत, इन दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और क्या डेटाज हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। 2018-19 के डेटा को लेकर चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस डेटा की तरफ। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसजीडीपी के संदर्भ में इंडिया की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया की जो एसजीडीपी है वह है 140 लाख करोड़ रुपए। कितना है एसजीडीपी की बात करें 18-19 की? 140 लाख करोड़ रुपए। और वहीं अगर मैं आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करता हूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में यही डेटा आ जाता है कितना? लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। काफ़ी अंतर है। ये जो डेटा अभी मैंने बताया है यह है स्थिर भाव पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्थिर भाव पर अगर आपसे प्रश्न पूछे तो स्थिर भावों पर भारत का डेटा कितना है एसजीडीपी का? 140 लाख करोड़, और वहीं मध्य प्रदेश का है 5 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 सेक्टर्स होते हैं जो कि मुख्य रूप से किसी भी देश की जीडीपी का निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार से प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो प्राइमरी सेक्टर में जो योगदान दिया गया है मध्य प्रदेश में, वह दिया गया है 37.17% का, यानी कि लगभग 37% की हिस्सेदारी प्राइमरी सेक्टर से आई है, प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र से बात करूं तो 24.04% की आई है, तथा तृतीय क्षेत्र की बात करूं तो 38.79% की भागीदारी मध्य प्रदेश में इन तीनों क्षेत्रों में दी है दोस्तों। स्थिर भावों पर प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं। प्रचलित कीमतों पर एसजीडीपी हम देखेंगे तो भारत की जो है वह है 190 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 1901016, यानी कि 190 लाख करोड़ रुपए लगभग।
और वहीं पर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मध्य प्रदेश में वही डेटा चला जाता है लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि यह प्रचलित कीमतों पर इंडिया और एमपी का हमने डेटा देखा। यहीं पर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, किसकी, प्राइमरी सेक्टर की, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, तो वह है 37.17% प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र से बात करें, यानी कि उद्योगों के सेक्टर से, तो 19.80 यानी कि 19.80 का लगभग इन्होंने अपना योगदान दिया है। और तृतीय क्षेत्र की हम बात करें यानी कि सर्विसेज सेक्टर या सेवा सेक्टर की, तो यहाँ से जो अनुमानित आपका एडवांटेज आया है वह है 35.94%, यानी कि 35.94% की इसमें भागीदारी की है दोस्तों। तो ये देखा डेटा हमने प्रचलित कीमतों पर तथा स्थिर भावों पर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वह है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कब का, प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, मध्य प्रदेश की हम प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। और डेटा कब का हमको देखना है, ये देखना है 2018-19 का डेटा। ठीक है, तो 2018-19 की हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की दोस्तों। तो प्रचलित भावों पर अगर मैं बात करूं, तो यह डेटा देखिए आप, प्रचलित भावों पर ये जो आय है यह है 82941, कितना, 82,941, तथा इसमें वृद्धि जो हुई है वह हुई है 71% की वृद्धि, कितना, 71% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। स्थिर भावों पर बात करते हैं, ये तो प्रचलित भावों पर बात हो गई। स्थिर भावों पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो स्थिर भावों पर जो डेटा है वह है 55,677, कितना, 55,677, और इसमें जो वृद्धि हुई है दोस्तों वह हुई है लगभग 44% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मध्य प्रदेश का भारत में क्या स्थान है, ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय के रूप में भारत में क्या स्थान है, तो मध्य प्रदेश का स्थान है 5वां। किसका, एमपी का जो स्थान है वह है 5th पोजीशन पर प्रति व्यक्ति आय में देखने को मिलता है। और डेटा दोनों याद रखेंगे दोस्तों कि प्रचलित भावों पर डेटा कितना है और स्थिर भावों पर डेटा कितना है। यहीं से पॉइंट सीधा उठ के आपसे एमपीपीएससी के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलें, प्रति व्यक्ति आय का टॉपिक खत्म करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम, और अगला बढ़ते हैं हम लोक वित्त के बारे में। लोक वित्त, जिसको कि आप पब्लिक फाइनेंस के रूप में जानते हैं, केवल डेफिनेशन हमको पढ़नी है, समझना है कि लोक वित्त या जिसको हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं वह दरअसल होता क्या है दोस्तों। ठीक, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं। और लोक वित्त के संदर्भ में बात जो दी गई है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त कहलाता है। जी हाँ, यानी कि वित्तीय व्यवस्था में सरकार का क्या योगदान रहता है, यही लोक वित्त कहलाता है। यह शाखा सरकार के आय तथा व्यय का आकलन करती है। ठीक है, डेफिनेशन से ही आपको क्लियर पॉइंट हो रहा है दोस्तों कि यह जो शाखा क्या काम करेगी भाई, कि सरकार में कितनी आय हुई तथा कितना सरकार ने व्यय किया, किन किन मदों पर सरकार ने खर्च किया और कहां से आय की प्राप्ति हुई। ठीक है, अर्थात यह सरकार के आय व व्यय का विस्तृत अध्ययन है। जी हाँ, सरकार के आय तथा व्यय का विस्तृत अध्ययन करती है यह शाखा। इसके द्वारा सरकार द्वारा अर्जित आय तथा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देखें तो जो काम एक सीए का होता है उसी प्रकार से ये लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस काम करता है। ठीक है, इसके द्वारा होता क्या है कि सरकार ने टैक्स के द्वारा कितनी आय को अर्जित किया और उस टैक्स के पैसे का उपयोग फिर सरकार ने किन मदों पर खर्च किया या किन अधिकारियों द्वारा, जो कहा गया ना सार्वजनिक अधिकारी, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने किन किन मदों पर पैसे को खर्च किया है और कितनी आय यहाँ से उन्होंने जनरेट की है, इसका निर्धारण यह लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस शाखा करती है। इतना ही डेटा आपको यहाँ से पढ़ना है और इसको समझना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले हमारे डेटा की तरफ, और बजट की अब मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। टॉपिक जो हमको पढ़ना है वह है मध्य प्रदेश का बजट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए विस्तृत अध्ययन जो है वह आपको किताबों के माध्यम से या कई किताबों में आपको मिल जाएगा। तो आपको बस मैं एक ओवरव्यू यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एक रूपरेखा बनाई जाती है चीज़ों को, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए, तो बजट की मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। चलिए अब देखें आप, पहला पॉइंट अगर मैं पढ़ें हम तो पहला तो 1956 से लेके वर्ष 2018 तक जो मध्य प्रदेश का वित्तीय बजट पेश किया जाता था वह पेश किया जाता था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, यानी कि इसका जो बजट का जो सत्र निर्धारित किया जाता था वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक था। ठीक है, परंतु
2018 से, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 2018 से ये जो है इसका कार्यकाल वह चेंज हो गया है। और अब जो कार्यकाल हो गया है, कितना हो गया है, 2018 से 1 जनवरी तक, ये जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश का बजट सत्र चलने लगा। और इसकी जो अनुशंसा की थी वह थी शंकराचार्य समिति द्वारा। यह नोट करना है आपको, प्रश्न पूछेगा आपसे, सीधा प्रश्न आ सकता है कि किस समिति के द्वारा मध्य प्रदेश के बजट सत्र का निर्धारण या उसकी डेट को चेंज किया गया। ठीक है, ये कब से हुआ है, 2018 से हुआ है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो 2019 में फिर क्या हुआ है, इसको फिर से पुनः यानी कि पलट कर पूर्व में जो चलता था सत्र, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च इसको पुनः कर दिया गया। कब, 2019 में। तो 3 आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो शंकराचार्य समिति ने इसको पलटा था, और दोबारा से अब फिर से जो सत्र है इसका 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। चलिए अब देखिए भैया, मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपसे कि राजनीतिक उठापटक की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पारित नहीं हो पाया है। क्यों, क्योंकि मध्यावधि चुनाव होने हैं दोस्तों, और क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वह स्थगित हो चुकी है। ठीक है, उनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, इस वजह से तो बात करते हैं। और अब क्या हुआ भाई, जब सरकार बीच में आ गई, और बीच में सरकार किसकी बन गई, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। तो अब शिवराज सरकार जब उस बीजेपी सरकार के मुखिया हुए, तो उन्होंने सरकार से 27 मार्च को राज्यपाल के अध्यादेश से 1,66,74,81,000 रुपये का लेखानुदान जारी करवाया। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, ठीक, लेखानुदान जारी करवाया, और वह भी आर्टिकल कौन से के तहत, आर्टिकल 206 के तहत। ये राज्यों की शक्ति है दोस्तों, पॉलिटी में जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 206 यानी अनुच्छेद 206 के तहत मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अध्यादेश जारी करवाया। और कितना रुपए जारी करवाया इन्होंने, 1,66,74,81,000 रुपये का लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, यानी कि जब आप किसी भी सरकार को चलाते हैं तो आपको उस सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए रहता है। अब क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं है तो फंड आपको मिलेगा नहीं, तो आप एक अध्यादेश जारी करवाते हैं, लेखानुदान। आप यानी कि एक अनुदान की मांग करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट यानी कि एक लगभग अमाउंट आप मांगते हैं कि हमको जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, जब तक सरकार नहीं बन रही है, तब तक के लिए खर्च करने के लिए एक निश्चित अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, अनुमान के आधार पर एक अमाउंट की गणना की जाती है, और वह अमाउंट सरकार राज्यपाल से मांग करता है। ठीक है, वही अमाउंट को लेखानुदान कहा जाता है दोस्तों, और ये अध्यादेश द्वारा जारी होता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 206 के तहत। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित। इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर दोस्तों जो हमको देखने हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा यहाँ से उठकर फैक्ट से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए आप, पहले पॉइंट की मैं बात करूँ तो बात करेंगे हम यहाँ पर गरीबी में राष्ट्रीय औसत। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी में हम बात करेंगे तो गरीबी में राष्ट्रीय औसत जो मध्य प्रदेश का है वह है 31.6, यानी कि 31.6 मध्य प्रदेश का गरीबी में राष्ट्रीय औसत है। और अगर मैं वहीं भारत के राष्ट्रीय औसत की बात करूं तो वह है 21.91 गरीबी में भारत का राष्ट्रीय औसत है दोस्तों। चलिए अब गरीबी में हम रैंक की बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश का जो रैंक है गरीबी में वह है कौन से नंबर की, 27वें नंबर पर यह पोजीशन पर आता है। ठीक है, और वहीं पर हम शिक्षा में अगर मैं बात करूं आपसे, मध्य प्रदेश की शिक्षा में जो रैंक है वह है 23वें नंबर की, यानी कि 23rd पोजीशन पर शिक्षा में मध्य प्रदेश आता है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड पॉइंट जो हमको बताता है वह है शिशु मृत्यु दर के संबंध में। अब शिशु मृत्यु दर यहाँ पर जो है वह मध्य प्रदेश की आप देखेंगे तो वह है 47, कितना 47, और वहीं इंडिया की मैं बात करूँ भारत की तो वह है 33, और ये कितने पर है, पर हजार, कितने पर, पर 1000, यानी कि प्रति 1000 पर शिशु मृत्यु दर 47 है मध्य प्रदेश में, और वहीं प्रति 1000 पर भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वह है 33। ठीक, बात करेंगे मातृ मृत्यु दर की, तो मातृ मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो वह है 173, और वहीं भारत की मैं बात करूं तो वह है 130। ठीक है, और इसकी गणना किस पर की जाती है, पर लाख पर, यानी कि पर प्रति लाख व्यक्तियों पर यह मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों वह ये कि शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 पर होती है, और वहीं पर मातृ मृत्यु दर की गणना प्रति लाख व्यक्तियों पर की जाती है। डेटा याद रखेंगे 173, 130। चलिए
बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के गठन की, तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 25 फरवरी 1995 को किया गया था। डेट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 ऑफ फेब 1995 को MPI राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। पहले कार्यकाल की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का पहला कार्यकाल जो हुआ था वह था अप्रैल 1996 से लेकर मार्च 2020 तक इसका पहला कार्यकाल माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो बताता है हमको कि पहला लिंग आधारित बजट कब पेश किया गया था। याद रखेंगे, पहला लिंग आधारित बजट वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला चलिए 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह हैं श्री हिम्मत कोठारी जी, वर्तमान में हैं अभी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला पॉइंट हमको बताता है कि राज्य योजना मंडल, ठीक है, राज्य योजना मंडल इसकी स्थापना की गई थी 1972 यानी कि 1972 में राज्य योजना मंडल की स्थापना की गई थी तथा आगे चलकर इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है 2007 में, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, MP राज्य योजना आयोग। याद करेंगे, पहले इसका पूर्व में नाम क्या था, राज्य योजना मंडल 1972 में स्थापना हुई थी तथा आगे चलकर 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट जो हमको बताता है GST के संबंध में है दोस्तों, और वह ये कि GST लागू करने वाला मध्य प्रदेश 7th स्टेट है। कौन से नंबर का स्टेट है ये, 7वें नंबर का राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हमारे कुछ फैक्ट खत्म होते हैं इंपॉर्टेंट बजट को लेकर और वित्त को लेकर।